नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कार को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों को सिद्धियां मिलती हैं और रामकृष्ण भगवान बुद्ध इसके उदाहरण हैं। सिद्धियों से इनकार नहीं किया जा सकता, चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि ये जादूगरों का काम है। इससे समाज में जड़ता आती है। उन्होंने कहा कि ऐसे चमत्कार नहीं दिखाने चाहिए, ये जादूगरों का काम है। ऋषि मुनियों ने इसको रोका था कि इस प्रकार से सिद्धियों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पीर फकीर के द्वारा ताबीज देकर ईसाइयों में चंगाई सभा में चमत्कार की बात करते हैं, जिससे बचना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष लाहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक कार्यक्रम में बागेश्वर महाराज के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर निशाना साधते हुए कहा कि बागेश्वर बाबा कोई चमत्कारी नहीं है, वह अंधविश्वासी हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैं अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता। यदि वह चमत्कारी हैं तो मध्य प्रदेश का कर्जा माफ करके दिखाएं, तो प्रदेश का विकास अपने आप ही हो जाएगा। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि बागेश्वर महाराज कोई सनातन धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, धर्म के नाम पर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। उनसे ज्यादा सनातनी उन्होंने खुद को बताया। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा, मैं बचपन से गीता, रामायण और हनुमान चालीसा का पाठ करता आया हूं। तो सिद्धियां हैं, इससे आप जो साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। ये जादूगरों का काम है। इससे समाज में जड़ता आती है, ये उचित नहीं है। जितने ऋषि मुनि हुए हैं वो सब ने इसको रोका है कि इस प्रकार से चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो वही मैं कहना चाहूंगा, सिद्धियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप जाएंगे, मुसलमान जो पीर फकीर रहते हैं वो ताबीज देते हैं, चमत्कार हो जाता है। और उधर रायपुर में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष के बेटे के खिलाफ गंभीर अपराध में मामला दर्ज है और नेता प्रतिपक्ष को नैतिकता दिखाते हुए कानून के सामने अपने बेटे को सरेंडर करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी शुरू से ही बलात्कारियों के समर्थन में खड़ी रहती है। बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि भानु प्रताप उपचुनाव के प्रत्याशी के खिलाफ भी मामला दर्ज था, लेकिन पूरी बीजेपी प्रत्याशी के बचाव में उतर आई थी। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी को महिला विरोधी बताते हुए कहा कि बीजेपी का आचरण महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों को संरक्षण का रहा है। उधर महासमुंद पुलिस ने 1 साल पहले हुए हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतक का बेटा ही निकला, जो महज 6,000 रुपए के लिए अपने पिता को उसने चाकू से गोदकर मृत्यु के घाट पहुंचा दिया। 11 जनवरी 2022 को मृतक जनकराम साहू पैसा निकालने महासमुंद बैंक आया था। शाम होने की वजह से वो अपने भाई लखन साहू के यहां पर रुक गया था। मृतक जनकराम ने फोन करके अपने बेटे को बुला लिया और दोनों पिता और बेटे कोसरंगी आ गए। 12 जनवरी को आरोपी शंकर ने पिता से जेसीबी वाले को 6,000 रुपए देने के लिए मांगे, लेकिन पिता ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज होकर आरोपी शंकर ने चाकू से पिता पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। कुछ देर बाद आरोपी दोबारा वहां आया और घायल पिता को एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय भेजा, जहां चिकित्सकों ने घायल जनक को रायपुर रेफर कर दिया। रायपुर में जनक की मौत हो गई थी। पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी शंकर साहू ने अपना जुर्म कबूल लिया। चाकू मार के हत्या की गई थी। ये करीब
पहले मर्ग कायम हुआ था और ये मैकाहारा में भर्ती थे, वहाँ से मर्ग यहाँ असल पे आया कायम होने के लिए। तो पाया गया कि इसको किसी ने हत्या की है। तो इसी मामले की जांच हमारी पुलिस टीम कर रही थी। तो लगभग 1 साल में ये पता नहीं चल पा रहा था कि कौन इसकी हत्या किया है। इस पर से एसडीओपी मंजुलता बाज के द्वारा इसमें अपनी टीम के नेतृत्व करते हुए सतत प्रयास किए गए और पूछताछ की गई। और उसके जो मृतक का बेटा है उसके बयानों में कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा था। उन्हीं कॉन्ट्राडिक्शन के आधार पर हमारी टीम आगे बढ़ी और इसके बाद वो टूट गया और उसने स्वीकार कर लिया कि मैं अपने पिता की हत्या पैसे के लिए की है। कि उसे पैसे की सख्त ज़रूरत थी। कोई अपना मकान, अपना खेत का उन्होंने कोई काम करवाया था जिसके पैसे उसे देना था और उसके पिता ने 10,000 रुपये निकाले थे, उसी को प्राप्त करने के लिए उस हत्या की। और उधर जिला शिक्षा विभाग ने महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड के गड़बेड़ा खेल मैदान में जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में जिले भर के सभी शिक्षकों द्वारा अलग अलग टीमें बनाकर भाग लिया गया। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि जिले के शिक्षकों को आपसी भाईचारे को बढ़ाने और दिमागी परेशानी को दूर करके सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी भाईचारे के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए। अब झारखंड की खबरों को लेकर बात करेंगे। झारखंड में जंगलों की अवैध कटाई जारी है। वन एवं पर्यावरण विभाग का मंत्रालय सीएम के पास है, पर इसके बाद भी लोहरदगा में बड़े पैमाने पर जंगलों की अवैध कटाई की जा रही है। इस बात की पुष्टि उस समय फिर हुई जब कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने लोहरदगा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जंगलों का दौरा किया। जंगलों के निरीक्षण के दौरान बंधु तिर्की उस समय भड़क गए जब उन्होंने जंगल में अवैध कटाई देखी। कांग्रेस नेता के मुताबिक लोहरदगा में नक्सल प्रभावित क्षेत्र के घनी जंगलों की कटाई जारी है। पेशेवर लोग नक्सल प्रभावित इलाकों में वनों की कटाई के साथ अवैध मकान बनाकर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। भूमि माफिया इसके साथ ही बंदोबस्त को अपने नाम करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने जंगलों का अवैध कटाई के लिए वन विभाग को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि जिले के डीसी को मामले के संज्ञान में लेकर दोषियों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि अगर डीसी इस मामले पर कार्रवाई नहीं करते तो मतलब साफ है कि उन्हें मौन समर्थन प्राप्त है। उन्होंने मुद्दे को सदन में उठाने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि जंगल की अवैध कटाई पदाधिकारियों की मिली भगत के बिना नहीं हो सकती। के लिए बहुत चिंता का विषय है और जिस तरह हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं और जिन लोगों को इसका रखवाले करने के लिए जिम्मेवारी दिया गया है, चाहे रेंजर हो, फॉरेस्टर हो, उनके मिली भगत, उनकी जानकारी में ही ये तमाम चीज हो रहा है। या तो हमको लगता है कि जो यहाँ पर वन मित्र हैं उनको सही तरीके से उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, या तो ये लोग, हम फिर एक बार कह रहे हैं कि जानबूझ करके ही ये जितना भी अब अवैध कटाई देख रहे हैं ये पूरा एक प्लानिंग के तहत में। उधर बोकारो के सेक्टर 4 स्थित कांग्रेस कार्यालय में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो ने शिरकत की। बैठक में 26 जनवरी से शुरू होने वाली हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की सफलता के लिए दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में सभी पदाधिकारियों को सभी प्रखंड में जाने और कांग्रेस के कार्यों की जानकारी देने का निर्देश दिया गया। बैठक में केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों से पूंजीपतियों को फायदा हो रहा है और देश पर जबरन नोटबंदी और जीएसटी थोपी गई, जो कि अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रही है।
उधर बोकारो के लक्ष्मी मार्केट में फायरिंग करने के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवकों के पास से पुलिस ने एक कट्टा और जिंदा कारतूस और 2 खोखे भी बरामद किए हैं। जिस कार से युवकों ने पहुंचकर फायरिंग की थी, उस कार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने इसके साथ ही एक दूसरी कार को भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी शक्ति नंदन सिंह और राजीव कुमार सिंह बोकारो से भागने की फिराक में थे। पुलिस के मुताबिक दोनों युवकों ने एक युवक को CISF में नौकरी के नाम पर 1.5 लाख रुपए दिए थे। जब नौकरी नहीं हुई तो पैसों की मांग बराबर की जा रही थी। जब पैसे देने से आनाकानी की गई तो दहशत फैलाने के लिए दोनों युवकों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। भारत सरकार का प्रमुख उपक्रम सेल अपना 50वां स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाने जा रहा है। इस मौके पर बोकारो स्टील पुस्तकालय मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर अपनी प्रस्तुति देंगी। इसके साथ ही कॉमेडियन रजत सूद अपनी प्रस्तुति देंगे। इस मौके पर बोकारो में पहली बार इंटरनेशनल लेवल का लेजर शो भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें सेल के 50 वर्षों के गौरवमयी इतिहास का वर्णन किया जाएगा। महाप्रबंधक नगर सेवाएं BS पोपली की अगुवाई में अधिकारियों के दल कार्यक्रम स्थल तैयारियों पर लगा हुआ है। BS पोपली ने बताया कि बोकारो के लिए 24 जनवरी की शाम एक ऐतिहासिक शाम होगी, जहां इंटरनेशनल लेजर शो, गीत संगीत और कॉमेडी का मजा लोग ले पाएंगे। इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों को भी मंच देने का काम किया जाएगा। बिहार के सीवान जिले में एक बार फिर जहरीली शराब पीने से मौत का मामला सामने आया है। जिले के लकड़ी नबीबगंज थाना इलाके में जहरीली शराब पीने से अब तक 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, तो वहीं 6 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सीवान के भोपतपुर पंचायत के बाला गांव में जहरीली शराब पीने से संदिग्ध हालत में 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 6 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। डीएम ने बताया कि अभी तक 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मृत्यु हुई, जिसकी जांच चल रही है। वहीं 6 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। डीएम ने यह भी बताया कि मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। हालांकि जिलाधिकारी ने स्पष्ट नहीं किया है कि मृत्यु की वजह क्या है। इससे पहले भी बिहार में जहरीली शराब पीने से करीब 80 लोगों की मृत्यु हुई थी। छपरा में सबसे ज्यादा 70 से ज्यादा की जान जहरीली शराब पीने की वजह से चली गई थी, तो वहीं सिवान में 4 और बेगूसराय में 1 शख्स की मृत्यु हुई थी। हालांकि बेगूसराय में जिस शख्स की मृत्यु हुई वो दिल्ली से शराब लेकर गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर पुलवामा में हुए हमले को लेकर बयान दिया। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए थे। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने पीएम मोदी से अनुरोध किया था कि सभी जवानों को एयरलिफ्ट किया जाए, लेकिन पीएम नहीं माने। ऐसी लापरवाही कैसे हो गई? दिग्विजय ने आगे कहा कि आज तक पुलवामा पर संसद के सामने कोई रिपोर्ट नहीं रखी गई है। उन्होंने दावा किया कि सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, लेकिन सबूत नहीं दिखाया। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाती है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार कश्मीर समस्या को जिंदा रखना चाहती है, ताकि वोट के लिए और देश में नफरत फैलाने के लिए कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनाई जा सकें। क्या आपने कभी किसी प्रधानमंत्री को किसी फिल्म का प्रचार करते देखा है? लेकिन पीएम मोदी कश्मीर फाइल्स का प्रचार करने गए थे। कांग्रेस नेता इतने में नहीं रुके। केंद्र की बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर दिग्विजय ने आगे कहा कि अब ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में हैं। ब्रिटिश शासन और इस्लामिक शासन के दौरान हिंदू कभी खतरे में नहीं था। अब हिंदू कैसे खतरे में है? बीजेपी सिर्फ वोट के लिए धर्म बेचना
जानती है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह गांधी परिवार के इशारे पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि सेना का अपमान करना कांग्रेस की मानसिकता बन गया है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उनकी यात्रा देश को तोड़ने का काम कर रही है। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये देश सबका है। आज हमसे कहते हैं हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है। अरे जनाब, 500 साल के मुस्लिम हुकूमत में हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा? दिग्विजय सिंह, उनका एक आपत्तिजनक बयान सभी चैनल पे चल रहा है और बड़े भारी मन से यह कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र भारत जोड़ो यात्रा तो नाम की है, भारत को तोड़ने का कार्य स्वयं राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता उनके इशारे पर कर रहे हैं। उधर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने सपा नेता सौम्य प्रसाद मौर्य के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सौम्य प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। रामचरितमानस हमारी आस्था का प्रतीक है, इस पर बयानबाजी करना अपराध है। उन्होंने सपा नेता सौम्य प्रसाद मौर्य पर तीखा तंज कसते हुए उनको जानवर तक बता दिया। लेकर सपा नेता और एमएलसी सौम्य प्रसाद मौर्य के बयान ने सियासी सरगर्मी को बढ़ा दिया है। फाजिलनगर विधानसभा से करारी हार के बाद कई तरीके से उनके बयानबाजी आए, जिसको लेकर तमाम सवाल जवाब हुए। अभी हमारे साथ फाजिलनगर विधायक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, आज का जो बयानबाजी इनका, कल का जो बयानबाजी इनका रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस तरह की प्रतिक्रिया हमारी आस्था को ठेस पहुंचाती है और हमें लगता है कि यह एक कुंठित मानसिकता का परिचय है। उन्होंने रामचरितमानस उस समय लिखा गया था जब मुगल सल्तनत जो है अपने चरम पे था। समाज को संजोने का, समाज को एक सूत्र में बांधने का, संबंधों का जो उसमें जिक्र उन्होंने किया है, उन सब का जो वर्णन है उस पे एक तीखा प्रहार है। मैं इसकी निंदा करता हूं और ऐसा व्यक्ति जो इस तरह का बयान देता है, व्यंग करने की बात करता है, वह निश्चित रूप से कुंठित मानसिकता का है। और हमें लगता है कि यहाँ की जनता ने जो उनको सबक दिया है, जो हरा करके भेजा है, उसी के नाते मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं और मैं इसकी बार बार निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। अभी बागेश्वर धाम को लेकर भी उन्होंने कमेंट किया है, तो आपको क्या लगता है कि बागेश्वर धाम को लेकर जो कमेंट किया वो कितना तक सही है? क्या चीज़ है उसमें? बिल्कुल गलत है ये। उन्होंने जो कमेंट किया है निराधार है, क्योंकि भारतीय जो संस्कृति है वह पुरातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति है। इसमें संबंधों को जोड़ने की बात कही गई है और एक तरह से जो सनातन परंपरा है वह निश्चित रूप से अनूठी है। भारत जो है विश्व गुरु के रूप में विश्व को लीड किया है। इस तरह की परंपरा का निर्वाह करने वाला भारत देश है और इस देश में ऐसे लोग जो है सिर्फ वोट की राजनीति के लिए इस तरह का बयानबाजी करते हैं। ये लोग और यह जो बयानबाजी है यह किसी भी तरह से उचित नहीं है, किसी भी एंगल से उचित नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। अभी हम बात कर रहे थे फाजिलनगर विधायक सुरेंद्र कुशवाहा से। इन्होंने कहा कि वोट की राजनीति को लेकर इस तरह के बयानबाजी सौम्य प्रसाद मौर्य के द्वारा की जा रही है। राजकुमार गिरी, एपीएन न्यूज, कुशीनगर।
और उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने बीकानेर जिले के सीमावर्ती गांव कालूवाला में खेतों में पहुंचकर किसानों से संवाद किया। वहां मौजूद किसान अलकेश सहित स्थानीय लोगों ने बताया कि कड़ाके की सर्दी से सरसों की फसल पूरी तरह खराब हो चुकी है, जिसके बाद उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके सामने संकट पैदा हो गया है। बीकानेर के बाद दोपहर में सीधे जयपुर ग्रामीण और आमेर के डाबली गांव पहुंचकर सतीश पूनिया ने खराब फसलों का जायजा लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आग्रह किया कि ठंड के कारण किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी सुध राज्य सरकार, शासन एवं प्रशासन को लेनी चाहिए। वहीं किसानों को मुआवजा राशि जारी करनी चाहिए, जिससे किसानों को संबल मिल सके। बड़ी संख्या में और बहुत बड़ी संख्या में आसपास के किसानों को भी इस तरीके की जो डिमांड है वो पूरे राजस्थान के जहां सरसों की खेती हुई है, बहुत सारी जगह वहां बहुत ज्यादा सर्दी के कारण, पाले कारण, पर तकलीफ की बात यह है कि गिरदावरी के लिए और उसके बाद यहां जिस गांव में रात को चौपाल की तो 18 का क्लेम भी अभी तक लोगों को मिला नहीं है। तो मुझे लगता है कि तत्काल इसकी गिरदावरी की भी आवश्यकता है। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी एक दिन के दौरे पर उदयपुर पहुंचे। डबोक एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए नरेंद्र तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार का आगामी बजट किसानों के लिए कई सौगात लेकर आएगा। साल 2014 के बाद से केंद्र सरकार ने लगातार किसानों के बजट में इजाफा किया है। किसानों के आर्थिक विकास को लेकर भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई हैं। किसानों तक उन्नत तकनीक पहुंचे, इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा था और कई क्षेत्रों में बड़ी सफलता भी मिली है। उधर जयपुर में अवैध शराब की 4 फैक्ट्रियों पर रेड मारकर 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये केमिकल और मिथाइल अल्कोहल स्प्रिट से शराब बना रहे थे। ब्रांडेड शराब के नाम पर सरकारी ठेकों पर शराब बेची जा रही थी। इस दौरान फैक्ट्री के मालिक मौके से फरार हो गए। वहीं कार्रवाई के बाद 4 बीट कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। शिवदासपुरा और सांगानेर सदर थानाधिकारी पर भी कार्रवाई की जा रही है। एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लांबा ने बताया कि ऑपरेशन सीएसटी इंचार्ज खलील अहमद के नेतृत्व में किया गया। सीएसटी के कांस्टेबल को ये जानकारी मिली थी कि शिवदासपुरा और सांगोनेर सदर थाना इलाके में अवैध रूप से शराब की फैक्ट्री चल रही है। 10 दिन तक इस पर निगरानी रखी गई। वहीं फैक्ट्री में आने जाने वाले वाहनों पर भी रेकी गई। फैक्ट्री में स्प्रिट में केमिकल और पानी मिलाकर शराब बनाई जा रही थी। इस दौरान पुलिस ने शराब के दर्जनों कार्टन को भी जब्त किया है। यह चारों फैक्ट्री अशोक चौधरी और रवि बालोद मीणा चला रहे थे। दोनों को पकड़ने के लिए विशेष टीम गठित की गई है। आपको बता दें कि 20-21 जनवरी की दरमियानी रात रेड की कार्रवाई शुरू की गई थी, जो 22 तारीख तक सुबह तक चली। अब बात सिरोही की करेंगे। सिरोही में 2 ट्रकों की भिड़ंत में ड्राइवर जिंदा जल गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि सिरोही के दिल्ली कांडला राजमार्ग पर ट्रकों की टक्कर हो गई, जिसके कारण उसके केबिन में भयानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके कारण ट्रक ड्राइवर केबिन में फंसा रहा और इस दौरान चालक जिंदा जल गया। इस मौके पर कई लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन अग्निशमन की गाड़ियों को इन्फॉर्मेशन दी गई। तब मौके पर कई गाड़ियां यहां पर पहुंची। ड्राइवर की मौके पर दर्दनाक मृत्यु हो गई। इस दौरान 2 लोगों ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात हल्द्वानी की करेंगे। हल्द्वानी पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जोशीमठ मामले में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुनाफे कमाने के नाम पर सरकार पर्यावरणीय व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए पहाड़ के लोगों की जान जोखिम में डालने पर लगी हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि लंबे समय से स्थानीय लोग, साइंटिस्ट और भूवैज्ञानिक लगातार सरकार को संकेत दे रहे थे। यहां एनटीपीसी ने बिजली पैदा करने के नाम पर पूरे पहाड़ को संकट में डाला जा रहा है, लेकिन ये सरकार केवल मुनाफा कमाने के बारे में ही सोचती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।